Hello students, I welcome you in this video and this is for class 12th CBSE and I have taught you the first chapter of the book Flamingo and today we will start the second chapter Lost Spring. Okay students, Lost Spring जो चैप्टर है ये स्टोरेज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एक नॉवल है जो कि अनीश जंग ने लिखा है। अनीश जंग एक लेखिका है, एक प्लेराइट है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑथर है और इनकी एक नॉवल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और इसी से एक एक्सेप्ट लिया गया है और ध्यान रखना इस एक्सेप्ट को ही हमने क्या नाम दिया, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, जो हमारे सेकंड चैप्टर का नेम है, टाइटल है। ओके, अनीश जंग 1964 यानी कि डेट ऑफ बर्थ है इसकी। अनीश जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनीश जंग का जन्म राउरकेला में हुआ। उन्होंने अपना जो बचपन था वो राउरकेला में ही बिताया। कहाँ बिताया? राउरकेला में ही बिताया। एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने जो अपना टीनेज वाला जो टाइम था, एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का समय उनका कहाँ बीता? हैदराबाद में बीता। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? हैदराबाद से, और बाकी की जो शिक्षा थी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीश जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, और अनीश जंग ने भारत में अपने कैरियर की शुरुआत यानी कि अपने जीवन की शुरुआत एक लेखिका के रूप में की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, और वह एक मुख्य संपादिका है। क्या है? यानी कि क्या रही वो? संपादिका रही, यानी कि किसी अखबार की संपादिका। और साथ में ही चाहे भारत की बात हो चाहे विदेश की बात हो, भारत और विदेश में जो मुख्य समाचार पत्र थे, तो मुख्य समाचार पत्र में एक स्तंभ लेखिका के रूप में उन्होंने कार्य किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग एज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, और ये एक एक्सेप्ट है, जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया कि ये एक एक्सेप्ट है, एक भाग है किसका? कि उनकी एक बुक थी और उस बुक का नाम क्या था? यानी कि बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, और हमारे चैप्टर का नाम तो लॉस्ट स्प्रिंग है, बट स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो पूरा नाम क्या था? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये उनके बुक का पूरा नाम है। और लॉस्ट स्प्रिंग का जो ये वाला वर्ड है, ये फ्रेज है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको ही उन्होंने क्या बना दिया? इस चैप्टर का एक नेम बना दिया। क्लियर? हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशंस। वहाँ यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो कष्टकारक जो गरीबी है और एक ऐसी परंपरा है जो इन बच्चों के शोषण का कारण बन रही है, और क्या कर रही है? यानी कि बच्चों के शोषण का कारण बन रही है, यानी कि बच्चों को वो शोषित करती है। ऐसा शोषण, ऐसा जीवन जो है, तो ये दोनों चीज़ें, एक तो कष्टकारक गरीबी और दूसरा शोषण भरी जिंदगी, उन बच्चों की शोषण भरी जिंदगी के बारे में जो लेखिका है वो एनालिसिस करती है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करती है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कि गार्बेज होता है जिसको हम बोलते हैं कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर। ठीक है स्टूडेंट्स, कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर, कि कभी कभी मुझे उस कूड़े के ढेर में से क्या मिलता है? 1 रुपया मिल जाता है।
नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो लेखिका है वो क्वेश्चन पूछती है एक बच्चे से, और एक बच्चे से क्वेश्चन से ही इस चैप्टर की शुरुआत होती है। सो लेट्स रीड। वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कारण पूछ लिया। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning, और उस समय जब सुबह के समय प्रत्येक सुबह मैं उसको उस गार्बेज में से क्या ढूंढते हुए देखती हूँ, सोना ढूंढते हुए देखती हूँ। देखिए, तो आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो ये सवाल मैं कब पूछती हूँ, ध्यान रखें, ये सवाल मैं साहिब से पूछती हूँ उस समय, यानी कि जब वो सुबह के समय मॉर्निंग में गार्बेज में से सोना तलाशता रहता है। डंप्स का मतलब होता है ढेर, और माई नेबरहुड का मतलब पड़ोस। तो मेरे पड़ोस में जो कूड़े का एक बड़ा ढेर है, तो मैं कूड़े के बड़े ढेर में उसको जब उस समय सोना खोजते हुए देखती हूँ, तो मैं प्रत्येक सुबह इस प्रकार का प्रश्न उससे करती हूँ। नेक्स्ट है, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और साहिब ने अपना घर जो था बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर ढाका के अंदर हरे भरे खेतों के बीच में बना हुआ था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी, और उसका घर जो है अब भी उसकी मेमोरी से ज़्यादा दूर नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर अनेक तूफान आए जो उसके घर को और उसके खेतों को बहा कर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी कारण से उन्होंने अपना पुराना मकान छोड़ दिया था। कहाँ से? ढाका से। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेर ही नाउ लिव्स, और अब वो बड़े शहर में आकर किसकी तलाश करने लगे? सोने की तलाश करने लगे, जहां अब वो रहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं है। आप सोचो कोई मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यूएबल थिंग्स है। वैल्यूएबल थिंग्स क्यों हैं? क्योंकि बच्चे कूड़े में से कुछ उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उनको बेचकर जब बेचते हैं तो उसके बाद उनको अच्छा जो है मूल्य उनका प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है। इसी कारण से उस कूड़े के ढेर में से जो वस्तुएं उनको प्राप्त होती हैं उसको क्या नाम दिया गया है? गोल्ड, यानी कि गोल्ड से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, वह दूर देखते हुए बुदबुदाते हुए कहता है, हमारे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ है ही क्या। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने उसे बड़ी लापरवाही से पूछ लिया, तुम स्कूल चले जाओ। मैं कहती हूँ उसको कि तुम स्कूल चले जाओ, यह महसूस करते हुए, यानी कि शीघ्रता से इस बात को महसूस कर लिया कि जो सलाह मैंने उसको दी है निश्चित तौर से उनके लिए खोखली है। होलो का मीन्स होता है खोखला, ठीक है, यानी कि जो एडवाइस मेरे द्वारा साहिब को दी गई है उस सलाह का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। मतलब इस प्रकार के जो सलाह है उसके लिए खाली है, यानी कि होलो है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, इसलिए जब तुम, यानी कि वे स्कूल बना लेंगे, वो एक स्कूल का निर्माण कर लेंगे, तब मैं उस स्कूल में चला जाऊंगा। नेक्स्ट है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब नरेटर जो है वो, यानी कि लेखिका जो पूछती है कि आधे मजाक में पूछती, ध्यान रखना वो मजाक करते हुए पूछती है कि जब मैं एक स्कूल चलाना चालू कर दूं
तो क्या तुम स्कूल में आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह कहता है हाँ निश्चित तौर से, एक लंबी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास दौड़ते हुए आता है और मुझसे कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, एम्बेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, और एक स्कूल बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, मैं इस बात को कहती हूँ और मैंने अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस की। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस की, कि उस वादे पर जो मैंने साहिब से किया था लेकिन वास्तव में उस वादे का कोई मतलब नहीं था, वाज नॉट मीन्ट, वास्तव में उस वादे का कोई मतलब नहीं था जो मैंने किससे किया था? साहिब से किया था, और इसी वादे पर मैं क्या हुई? शर्मिंदा हुई। ओके, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इन हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब होता है सूना, ब्लीक का मतलब होता है स्टूडेंट्स सूना, कि जिस तरीके के वादे मैंने साहिब से किए थे, इस प्रकार के वादे तो उनके इस सूने संसार में प्रत्येक कोने में भरे हुए हैं। मतलब हर कोई व्यक्ति उनसे इस बात का वादा कर देता है, कोई उनको प्रलोभन देता है, कोई उनसे एक बड़ी उम्मीदों के साथ उनको सपने दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रकार के जो वादे हैं वो शायद कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी के प्रत्येक कोने में पड़े हुए हैं, यानी कि वास्तव में इन वादों का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वादे तो हो जाते हैं लेकिन वास्तव में पूरा करने वाला कोई नहीं होता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और महीनों के बाद उसे यानी कि महीनों बीत जाने के बाद जब मैंने उसे जान लिया, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब ए आलम, तो उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, वह कहता है, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, और वास्तव में वह नहीं जानता कि उसके नाम का क्या अर्थ है, यानी कि अपने नाम का अर्थ उसे मालूम नहीं है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह अपने नाम का अर्थ जान भी ले, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसका मतलब होगा ब्रह्मांड का भगवान, यानी कि ब्रह्मांड के ईश्वर। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और शायद मुश्किल से ही उसे इस बात पर विश्वास होगा। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट्स बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और यह अपने नाम की परवाह किए बिना, कौन? साहिब आलम। साहिब आलम अपने नाम की परवाह किए बिना कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट, यानी कि उसका नाम का मतलब क्या है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है, ठीक है, उन लड़कों के साथ जो नंगे पैर हैं, और वो बच्चे जो सुबह के समय पक्षियों के समान आते हैं और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं, तो उनकी सेना में वो क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। कौन? साहिब आलम। ओवर द मंथ्स, महीनों बीत गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं धीरे धीरे करके सभी को जानने लगी, यानी कि उनकी जो बाल सेना थी पूरी, उनको मैं सही तरीके से जान गई। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछ ही लिया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, सेफ का मतलब होता है अलमारी। तो बच्चा कहता है कि मेरी माताजी उनको अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, बड़े साधारण रूप में वो इस बात का जवाब देता है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर उसकी माता ने उसे चप्पल दे भी दी, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो निश्चित तौर से उन चप्पलों को निकाल कर फेंक देगा। एड्स अनोदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, इस बात को एक दूसरा बच्चा कहता है। उस दूसरे बच्चे ने बिना मैच की हुई, मतलब दो रंग की चप्पल जो है वो पहनी हुई हैं जो मैच नहीं कर रही हैं, तो बच्चा कहता है अगर उसकी माता उसे चप्पल उतार कर दे भी देगी तो निश्चित तौर से चप्पलों को फेंक देगा। When I comment on it,
ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग, किंतु जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ, मतलब उस बात का विरोध करती हूँ, लेखिका कहती है कि जब मैं साहिब आलम से इस बात का आंसर देती हूँ या किसी दूसरे बच्चे से कहती हूँ तो वो इस बात को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, यानी कि ही सफल्स, वह केवल अपने पैरों को घसीटता है और इसके अलावा कुछ नहीं कहता, मतलब उसके पास देने के लिए आंसर नहीं है। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल इज लाइफ, मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए, और वो बच्चा जिसने कि अपनी ज़िंदगी में कभी चप्पल का एक जूता यानी कि जो जूते हैं, जूते का एक जोड़ा भी नहीं पहना, मतलब उसके नसीब में ही नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव बीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और मैंने पूरे देश का भ्रमण करते हुए यह देखा है, वास्तव में हमारे देश में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्या हैं, नंगे पैर रहते हैं, यानी कि मैंने नंगे पैर बच्चों को चलते हुए देखा है। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, यानी कि शहरों में देखा है और साथ में मैंने गांव की सड़कों पर भी ऐसे बच्चों को चलते हुए देखा है जिनके पास ना जूते हैं ना ही चप्पल है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ऐसा नहीं है कि उनके पास धन का अभाव है, बल्कि इस कारण से क्योंकि नंगे पैर रहना उनके लिए ट्रेडिशन बन चुका है, एक परंपरा बन चुकी है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, अगर मैं एक व्याख्या के रूप में इस बात को कहूँ तो। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं इस बात पर निश्चित तौर से क्या करती हूँ, आश्चर्य करती हूँ कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये केवल उनकी अपनी गरीबी को, यानी परपेचुअल का मतलब जो लगातार, यानी कि जो दुर्दशा है, गरीबी की इस दुर्दशा को उनको छुपाने का सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, कि वो अपनी गरीबी को इस माध्यम से दबा लेना चाहते हैं चप्पल नहीं पहनकर। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है जो उदीपी के आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि वह जब एक छोटा बच्चा था तो वह एक पुराने मंदिर में, यानी कि वो क्या करता था, स्कूल में जाया करता था, यानी कि एक पुराने मंदिर के पास उसका स्कूल था और पुराने मंदिर के स्कूल के पास से वो जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके पिताजी एक पुजारी के रूप में कार्य करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए उस मंदिर में रुकता था और ईश्वर से एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और 30 सालों के बाद जब मैंने उस कस्बे का और उस मंदिर का भ्रमण किया, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, तो वो मंदिर जो था इस समय क्या हो चुका था, एक खंडर बन चुका था, यानी कि उसकी जर्जर हालत हो गई थी। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और उसके पीछे वाले भाग में एक नया पुजारी आ चुका था और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक युवा बच्चा वहाँ पर सलेटी रंग की एक यूनिफॉर्म पहने हुए आया। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जूते और यानी कि जुराबें भी पहनी हुई थी। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वह हाफते हुए आया, पॉइंटिंग का मतलब हाफते हुए आया, और उसने अपना स्कूल का जो बैग था वो एक फोल्डिंग बेड पर ले जाकर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनोदर बॉय, तो उस बच्चे को देखकर मुझे उस दूसरे बच्चे की याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि उदीपी का वो आदमी जिसने उसको कहानी सुनाई थी, उस बच्चे की याद आ गई और उसकी उसे प्रार्थना याद आई कि उस बच्चे ने
जो देवी से प्रार्थना की थी अंततः उसको शायद एक जोड़ी जूता मिल ही गया, यानी एक जोड़ी जो जूता वो मिल ही गया। ले मी नेवर लूज देम, निश्चित तौर से मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, यानी कि मैं उनको कभी नहीं खोने दूंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ही लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और उस पुजारी के लड़के की तरह बाकी जो बच्चे थे, यानी कि जो कौन था, जो पुजारी का बच्चा था, तो उसके समान ही जो दूसरे यंग बॉयज़ थे उन्होंने भी यानी कि अब क्या पहनना चालू कर दिया था, जूते पहनना चालू कर दिया था। अब उनके पास भी जूते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, किंतु आज भी कूड़े बीनने वाले जो बच्चे थे हमारे पड़ोस के अंदर, आज भी वो बिना जूते की ही घूम रहे थे, यानी कि बिना जूतों के ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। आज भी उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।